हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स के, और यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे और ये मेरा दावा है। तो वीडियो को कर दो लाइक। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है जिसके लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पर। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना बच्चों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अगर दो संख्याओं का जो लॉशपा है वो 156 है तो उन दो संख्याओं का मौशा क्या होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, टफ क्वेश्चन कभी नहीं आता, तभी ये ऑब्जेक्टिव में ही आते हैं, ठीक है। हम जानते हैं, डिटेल में करवा रहा हूँ, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, आप क्या जानते हो, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लॉशपा गुणे मौशपा होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। तो दो संख्या क्या दे रखी है, 26 और 156, ठीक है। लॉशा दे रखा है उनका 156 और हमें मौशा निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखो 156 उधर गुणे में है, ठीक, इधर है 156 उस तरफ गुणे में है और इधर बट्टे में आ जाएगा। 156 से 156 घटा, इधर क्या बचा 26। तो जो एचसीएफ हमारा होगा वो कितना होगा दोस्त, वो होगा 26, ठीक। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अगला बोल रहे हैं, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो परिमेय संख्या क्या किसे कहते हैं, हर एक संख्या जो पी बट्टे क्यू के रूप में हो, जहां बट्टे वाला जीरो ना हो, ठीक है। और उसके साथ साथ पी और क्यू क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और अगर एचसीएफ निकाला जाए पी और क्यू का तो 1 होना चाहिए। तो देखो √9 का मतलब क्या होता है, 3। जितनी भी संख्या है, ठीक है, वो चाहे पूर्णांक हो या परिमेय संख्या, जो प्राकृतिक संख्या होती हैं, जो पूर्णांक होती है वो परिमेय संख्या होती हैं। तो 1 को मैं 1 के बट्टे में 1 लिख सकता हूँ, 2 को 2 के बट्टे में 1, 3 को 3 के बट्टे में 1, तो ये परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगी। लेकिन अगर हम किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या अगर हम जोड़ दें और ये घटा दें तो हमें क्या मिलता है, एक अपरिमेय संख्या। तो 5 एक परिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय है। किसी भी अभाज्य संख्या में अगर √ लग जाता है तो वो अपरिमेय हो जाता है, और परिमेय में अपरिमेय जोड़ोगे तो क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय, ठीक। कह रहे हैं ये यदि fx बराबर px प्लस आर तो fx का शून्य क्या होगा। शून्य के लिए क्या करते हैं कि जो भी हमारा बहुपद होता है उसको शून्य के बराबर मान लेते हैं, ठीक। प्लस के आर इधर क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये जो p गुणे में है ये इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, बट्टे में, ठीक। इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो यानी कि माइनस के आर बट्टे पी, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं रैखिक समीकरण युग्म के कैसे हल हैं ये मैं बताना है। सो अगर आप ध्यान से देखें, पहला वाला जो समीकरण है, यहाँ से a1 क्या है 2, x का गुणज b1 क्या है -3, और c1 क्या है, ये जो +13 इधर आके क्या हो जाएगा, -13। ऐसे ही ये a2 b2 और ये c2। a2 कितना है प्लस के 7, b2 कितना है -2, और c2 कितना है प्लस का 20 इधर आके -20 हो जाएगा। अनुपात निकालो, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2। अब आप देखो a1 बट्टा a2 2/7 और यह है प्लस के 3/2। 2/7 बराबर होता है 3/2 के, नहीं होता, चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। तो जब बराबर नहीं होता तो क्या होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा जाती है, और ये कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो ये होती है प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, प्रतिच्छेदित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो केवल एक हल होता है, एक हल को अद्वितीय हल भी कहते हैं, और जब हल होता है तब क्या होता है, संगत, ठीक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक अद्वितीय हल, केवल एक हल।
आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं रैखिक समीकरण x बराबर 2 है तो y का मान क्या होगा। ठीक है, तो जो समीकरण है x की जगह पे 2 रख दो, 3 x की जगह पे 2 रख दिया, प्लस के 5 हुए, इधर है 10, 3 दूनी 6, ठीक, प्लस के 6 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 6, तो 10 में से 6 घटाओगे तो 4 और 5 इधर गुणे में आके बट्टे में आ जाएगा। बराबर के उस तरफ 5 है ना गुणे में, इधर आके बट्टे में आ जाएगा। तो आपको आपका जो सही उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 4/5, 4/5 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कह रहे हैं यदि समीकरण का एक मूल माइनस का 1 है तो m का मान क्या होगा। जो मूल होता है वो समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। 2x की जगह पे हमें रख देना है -k1 जहां जहां x है, ठीक है, हम यहां पे रख रहे हैं। तो 2 - 1 का वर्ग 1 होता है, 3 1 कम 3 माइनस का 2 में से 3 घटाना है, 2 में से 3 घटाएंगे माइनस का 1 और माइनस का किधर के प्लस का हो गया। तो m का जो मान होगा वो होगा माइनस का 1। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। कहना द्विघात समीकरण का विविक्तीकर क्या होगा। जो विविक्तीकर का सूत्र होता है d बराबर वो होता है b² - k4ac। विविक्तीकर को हिंदी में विवेचक भी कहते हैं, विवेचक, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो a हमारे पास क्या है 2, b हमारे पास क्या है 11 और c हमारे पास क्या है 15 अचर पद। सूत्र में रख दीजिए, b का मान है 11 का वर्ग 4ac, 11 का वर्ग होता है 121, 15 चौके 60 दूनी 120, तो घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा प्लस के 1। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। कहना ये जो समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा। इस समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी बोल रखा है तो ये समांतर श्रेणी का पहला पद है। तो समांतर श्रेणी का दूसरा मतलब डी क्या होगा, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाओ, द्वितीय पद है x - 2, प्रथम पद है x माइनस के 7, प्लस के x माइनस के करना माइनस के 2 और माइनस माइनस प्लस के 7, 7 में से 2 घटाएंगे 5 आएगा। हमें निकालना है 10वां पद, तो 10वां एक कम कर दो a + 9d, तो a का मान है x माइनस के 7 और d हमारे पास है 5, तो x - 7 9 5 45, तो 45 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 38, तो x + 38 होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है यदि an ये हमारा nवां पद का व्यापक सूत्र है तो सार्वंतर क्या होगा। एक टिप्स बता रहा हूं, देखो जो भी हमारा an होता है ना, n का जो गुणज होगा, n का जो भी गुणज होगा चिन्ह के साथ वो हमारा सार्वंतर होता है। तो यहाँ n का गुणज क्या है -11, तो हमारा उत्तर आ जाएगा -11 बिना हल किए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं y अक्ष से बिंदु 10,12 की दूरी क्या होगी। y अक्ष के लिए बोला है तो आंसर x अक्ष वाला हो जाएगा, तो दूरी आपकी होगी 10। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि आकृति में AD बट्टा DB 3/4 है, AD बट्टा DB ना 3/4 है और AC आपका 4.8 सेंटीमीटर है, तो AE का मान क्या होगा। ठीक है, तो AE का मान क्या होगा। अब आप देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, इसमें थोड़ा सा प्रश्न में मिस्टेक भी है। यहां पर ये चीज इन्होंने बोला नहीं है कि ये DE BC के समांतर है, इस प्रश्न में होगा समांतर जरूर होगा। ठीक, सो देखो यदि DE समांतर होता है BC के तो एक चीज है हमें AE का मान निकालना, AD बट्टा AB किसके बराबर होता है AE बट्टा AC, ये हम जानते हैं। ठीक है, सो देखो दोस्त AD बट्टे में AB बराबर होता है AE बट्टे AC।
अब देखो AD हमारे पास तो 3 दे रखा है, ठीक है। AD हमारे पास AD बट्टा DB, इसको दूसरे तरीके से करते हैं, ऐसे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। देखो हम क्या करते हैं ना, दो सिंपल नियम ही लगाते हैं। AD बट्टा DB किसके बराबर होता है, AE बट्टा EC के बराबर होता है। हम मान लेते हैं कि जो AE है वो x है, हमें प्रश्न में दे रखा है AC दे रखा है, तो EC क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा 4.8 में से हमें क्या घटा देना होगा, x घटा देना होगा। अब मान रखो AD बट्टा DB दे रखा है 3/5, हमें x का मान निकालना है। AE को हमने x माना है और EC हमारे पास है 4.x, तिरछे गुणा कर दो, 5x 3 से गुणा करें, 3 × 24, 80 लगा दो, 3 × 12 और 2 14, और माइनस के 3x, माइनस का 3x इधर के प्लस का हो जाएगा तो हो जाएगा 8x, 8 गुणे में इधर के बट्टे में हो जाएगा, काटो, कटेगा 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 संग 24, 2 एकम 2, 2 टे 16, तो x का मान आ जाएगा 1.8, x का मान कितना आ जाएगा 1.8 सेंटीमीटर। आगे आराम से, ठीक। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्या बोल रहे हैं कि निम्न चित्र में यदि AT, ये देखो AT केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श इस प्रकार है कि OT 4 सेंटीमीटर है, देखो T नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, T यहाँ पर है, OT 4 सेंटीमीटर है और OT है 30 डिग्री है, तो AT की लंबाई क्या होगी, ठीक है। AT की लंबाई क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, तो मैं क्या करता हूँ, इससे इसको मिला देता हूँ, ठीक। अब यहाँ पर वृत्त और जो त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट मिक्स किया हुआ है, ठीक है, दो चैप्टर को यहाँ पर कॉन्सेप्ट मिक्स करके बनाया गया है, तो मैं चित्र यहाँ दोबारा बना देता हूँ। देखो भाई, ये हमारा, आप जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितने अंश का कोण बनता है, 90, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण है, ठीक है। ये हमें 4 दे रखा है, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, और ये कोण है, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आधार, और हमें आधार निकालना है, हमें AT निकालना है, ठीक है। सो आपको पता है चूंकि आधार बट्टे जो कर्ण होता है वो होता है cos थीटा, थीटा कितना हमारे पास 30, कैसे मैंने बता किया, आपको एक सूत्र पता होगा, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, यहाँ से क्या होता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। आधार बट्टे कर्ण कॉस थीटा, तो आधार हमारे पास AT है जो कि हमें ज्ञात करना है, कर्ण हमारे पास 4 है, और cos 30 का मान होता है √3/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तीसरे गुणा कर देंगे, AT एकम AT, यहाँ से आ जाएगा 2√3, तो जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा 2√3 सेंटीमीटर, ठीक है। शानदार क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है कि 2 cos 3 थीटा का मान 1 है, तो थीटा का मान क्या होगा, देखो हमें दे रखा है 2 cos 3 थीटा 1 है, तो 2 गुणे में इधर के पट्टे में हो जाएगा। अब यहाँ cos है बराबर का चिन्ह है, तो इसका मान भी cos में सोचो, cos 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। दोनों तरफ cos है, cos से cos हट गया, 3 थीटा बराबर 60 है, तो 3 इस तरफ गुणे में इधर के पट्टे में आ जाएगा, 3 दूनी 6 0, थीटा का मान आ जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। कितना आ जाएगा 20 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 डिग्री, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका मान क्या होगा आपको बताना है। देखो यहाँ क्या है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा, और आप जानते हैं कि 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा, क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा, और आप जानते हैं 1/cosec थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर, तो स्क्वायर तो स्क्वायर लग जाएगा, और आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो आंसर आ जाएगा 1।
आराम से बन गया। कह रहे हैं यदि मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई एक समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। सो देखो आपके पास क्या है, ये मीनार है और ये उसकी छाया है, ठीक है। तो उन्नयन कोण ये हुआ, इससे इसको मिलाएंगे तो मान लेते हैं उन्नयन कोण थीटा है। जो मीनार की ऊंचाई है वही ऊंचाई उसके छाया की है। जब ऐसी स्थिति हो ना कि जो जितनी ऊंचाई हो उतनी ही उसकी परछाई हो, तो उस स्थिति में चाहे उन्नयन पूछे चाहे अवनमन पूछे, आपका आंसर होगा 45। अवनमन हो या उन्नयन हो, जब ऊंचाई और आधार बराबर हो तो आपका अवनमन और या हो उन्नयन हो वो 45 ही होगा। इसे याद कर लो 45। अगला प्रश्न है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। घड़ी है हमारे पास, ठीक है, ये घड़ी है जिसकी मिनट की सुई यहाँ से कितनी लंबी है, 14 सेंटीमीटर है। एक मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, मान लेते हैं एक मिनट में यहाँ से यहाँ आ जाता है, ठीक है, कितना होगा। तो देखो त्रिज्या तो हमारे पास है लेकिन हमें कोण नहीं पता। आप जानते हो 60 मिनट में जो कोण बनता है वो 360 डिग्री बनता है। तो एक मिनट में कोण कितना बनेगा, 360 को 60 से भाग दे दो, 6 डिग्री, ठीक है। तो कोण हमारे पास कितना है, 6 डिग्री है। आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारे पास अच्छा है बट्टे में 360, पाई का मान 22/7 और आर हमारा 14 गुणा 14, 6 छंग 36, 7 दूनी 14, 2 तियाँ 6, ऊपर आ गया 22 गुणे 14 बट्टे में 3, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, ये 308/3, भाग दे दो 3 से, हाँ ये आ जाएगा 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, ठीक है। एक सेकंड, सही तो कर रहे हैं हम, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, हाँ ऑप्शन में गलत दे रखा है, 3 दूनी 6, 2 हो गया, 3 छंग 18, तो ऑप्शन में ये वाला सही होगा, ये 102.6 होना चाहिए था, मिस्टेक हो गया होगा लिखने में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये ना 100, अगर मैं ढंग से लिख दूँ ये है 102.6, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखो दो घन को जोड़ा गया है, ठीक, ये एक घन है, ये पहला घन है और ये दूसरा घन है, इसको जोड़ा गया है। दो घन को जोड़ने पर घना बनता है, इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से 10 यहाँ से 10, तो घनाभ की जो लंबाई होगी वो हो जाएगी 20, चौड़ाई उतनी रहती है ऊंचाई भी उतनी ही रहती है, चौड़ाई हमारी 10 ही रहेगी और ऊंचाई भी 10 ही रहेगी। आपने प्रश्नावली 13.2 में ये प्रश्न जरूर किया होगा, ठीक है ना। दो घन को जो जोड़ोगे ना तो लंबाई बढ़ती है, बाकी उसकी जो चौड़ाई है और उसकी ऊंचाई वो समान रहती है हमेशा। तो हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है 2LB प्लस BH प्लस HL घनाभ का। L का मान है 20 गुणा 10, 10 गुणा 10, 10 गुणा 20, तो ये हो जाएगा 200, 100, 200, यानी कि 2 गुणा 500 यानी कि 1000, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर की घात 2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि यदि ये जो आंकड़े हैं आरोही क्रम में लिए गए हैं और इनकी माध्यिका 16 है तो x का मान क्या होगा। आरोही क्रम में ऑलरेडी लिया गया हुआ है, तो पद गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सम संख्या है, सम संख्या में क्या होता है कि बीच के दो पद इधर से हटाओ, दो पद इधर से हटाओ, बीच वाले पद ये वाला और ये वाला, इनको जोड़ते हैं और आधा करते हैं, x - 2 + x/2, किस माध्यक होता है, 16 दे रखा है माध्यक
और यहाँ से आ जाएगा ये बट्टे का 2 इधर गुणे में, और यहाँ है 2x - 2, 16 दूनी 32, माइनस का 2 इधर के प्लस का, तो ये आ जाएगा 34, 2 गुणे में इधर के बट्टे में, तो आ जाएगा 17। x का मान कितना होगा? 17 होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है जी, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक घटना की प्रायिकता p है, तो इसके पूरक घटना की प्रायिकता क्या होगी? देखो, एक घटना की प्रायिकता, किसी घटना ये है कि प्रायिकता p दे रखी है, इसकी पूरक घटना मतलब घटना के घटित ना होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो उसका शुद्ध रोध है, एक में से घटना के घटित होने की प्रायिकता घटा दो, तो घटना के घटित होने की प्रायिकता p है, तो आंसर आएगा 1 - p। ठीक है जी, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, आखिरी प्रश्न है। कह रहे आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार आया है। 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, देख के पता लग गया आंसर कितना होगा? 3 सबसे ज्यादा बार है। तो कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। मेरे कहने पर वीडियो लिस्ट जरूर चेक करके रखें, डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है मैंने। पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी दोनों बढ़ा दी है। चैप्टर वाइज 1 शॉट करा दी है रिवीजन के लिए। मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र सब कुछ करा रखा है। भर भर के कंटेंट अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करो और वीडियो को शेयर करो। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। अब तब तक रखें अपना ख्याल।